हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स में एक बुक लगती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 1 करेंगे, यानी भारतीय यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका हम पहला भाग करेंगे आज। खास तौर से ये जो चैप्टर है वो क्लास 12th के लिए बनाया गया है, लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उसके लिए भी विशेष उपयोगी है। आइए इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है कि जब ब्रिटिश का यहाँ पे रूल रूल हुआ करता था भारत में, यानी जब हमारे देश भारत में अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का शासन था, तो किस तरीके से अंग्रेज जो थे, यानी जो ब्रिटिशर्स थे, वो हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन करते थे। हम लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था का शोषण करते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण, यानी कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन, शोषण किया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन खास तौर से 3-4 मार्क्स का आता है, तो आपको इनको 3 पॉइंट्स में आप इनको बता सकते हो। पहला इसका जो पॉइंट हम बताएंगे वो बता देते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी अंग्रेजों ने जो है, ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन कैसे किया इंडिया की। देखिए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वाज एक्सप्लॉइटेड बाय फ्यूडलिज्म और जमींदारी सिस्टम, यानी अंग्रेजों के ज़माने में, ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था, तब जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसका एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए उन्होंने जमींदारी सिस्टम को अपनाया, यानी फ्यूडलिज्म जो होता है, फ्यूडलिज्म, लैंडलॉर्ड सिस्टम या जमींदारी सिस्टम इन्होंने अपनाया। जमींदारी सिस्टम में अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जो ब्रिटिशर्स या जो अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया, हर गांव में अलग अलग जगह पे क्या किया, ग्रामीण एरिया के अंदर एक एक लैंडलॉर्ड या जमींदार को उस जमीन का या लैंड का या सॉइल का मालिक घोषित कर दिया। यानी जमींदार और लैंडलॉर्ड वर अनाउंस द ओनर ऑफ द लैंड और सॉइल, यानी अंग्रेजों ने जमींदारों को वहाँ की जमीन का, गांवों का जो जमीन होती, मिट्टी होती है, उसका मालिक घोषित कर दिया गया। और उनको ये काम दिया गया कि भाई अ, आप लोग ब्रिटिशर्स को जो है वो किसानों से, जो लोग खेती करेंगे, किसानों से टैक्स वसूल करोगे, लगान वसूल करोगे, और उसको इकट्ठा करके एक फिक्स अमाउंट बता दी गई अंग्रेजों ने भी, इतना पर 10% या 15% एक फिक्स अमाउंट आपको, हमें यानी अंग्रेजों को जमा करवाना है। लेकिन उन्होंने जमींदारों को ये छूट दे दी अंग्रेजों ने कि हमें तो आपको मान लो 10% देना या फिक्स अमाउंट देना, लेकिन आप जितना चाहें अपनी मन मर्जी से किसानों से वसूल कर सकते थे। बस यही चाहिए था जमींदारों को। जमींदार लोग इंडियन होते हुए भी उन्होंने इंडिया वालों को ही लूटा। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए अंग्रेजों को तो वो 10% ही चुकाते थे, जो टैक्सेस होता है ज़मीन के ऊपर, खेती बाड़ी का जो प्रोडक्शन का होता है। लेकिन वो किसानों से जो है वो 30%, 40%, 50% भी टैक्स वसूल करने लगे। तो यानी जमींदार लोग किसानों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन, शोषण करने लग गए। अंग्रेजों को देना होता था 10 रुपया, लेकिन वो 50 रुपये इकट्ठे करते थे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक तो ये चीज़। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी अंग्रेजों ने अपने काल में, ब्रिटिश काल में इंडस्ट्रियल सेक्टर का शोषण कैसे किया, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र है हमारा, उसका एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ। देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में जो अंग्रेज जब आए थे, उस टाइम पे क्या था कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा उद्योग, हाथ से बनाने वाली वस्तुओं का जो उद्योग था, बहुत ही फेमस था, बहुत ही प्रचलित था। और भारत पूरी दुनिया के देशों को हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता था, निर्यात करता था, और लाखों करोड़ रुपए कमाता था। लेकिन अंग्रेजों की नज़र इस पे पड़ी। उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इन्होंने इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं होती थी, उस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया। यानी एक्सपोर्ट होने पे, इंडिया के माल पे जो एक्सपोर्ट होता था, उस पे बहुत ज़्यादा टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया, जिससे एक्सपोर्ट होने के बाद वस्तुएं महंगी होती है और विदेशी लोग उनको फिर खरीदना कम कर दिए, विदेशी लोग हमसे माल खरीदना बंद कर दिए इंडिया का। ठीक है, अब जैसे ही टैक्स बढ़ा एक्सपोर्ट के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट के, तो जो फॉरेन डिमांड है, जो विदेशों में हमारी डिमांड होती थी, हमारी भारत की वस्तुओं की, वो डिमांड कम हो गई। तो इससे हैंडीक्राफ्ट इंडिया का जो है वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब विदेशी व्यापार को उन्होंने कैसे नुकसान पहुंचाया, देखिए,
इसके लिए उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यानी विभेदात्मक टैरिफ पॉलिसी अपने यहाँ पे टैरिफ का मतलब होता है टैक्स लगाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने विभेद किया, इन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यानी जो इंग्लैंड में ब्रिटेन में जो गुड वस्तुएं बनती थी वो जब इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी, इंडिया में आती थी तो उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था, कोई ड्यूटी नहीं लगती थी, एकदम बिल्कुल टैक्स फ्री होकर सस्ती होकर इंडिया के मार्केट में आ जाती और खूब बिकती थी। और जो इंडिया का माल, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट जो एक्सपोर्ट होते थे, जो इंडिया की गुड्स जो है वो बाहर हम एक्सपोर्ट करते थे, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे क्या हो गया, एक तरफ तो इंडिया के गुड्स का एक्सपोर्ट कम हो गया, दूसरी तरफ ब्रिटिश का इंपोर्ट यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो दो तरफा उन्होंने विभेद करने वाली या पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई। एक तरफ उन्होंने इंडिया की वस्तुओं का एक्सपोर्ट खत्म किया, दूसरी तरफ ब्रिटेन में बनी वस्तुएं खूब यहाँ पे बेचने लगे वो। ठीक है, तो ये तीन ऐसे एक्सप्लॉइटेशन थे जो अंग्रेजों ने इंडिया की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए किए। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी तो उस समय भारत की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, क्या विशेषता थी या क्या फीचर्स थे, क्या हालात थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने इसको 10 पॉइंट्स में बांटा है। आइए हर पॉइंट को वन बाय वन समझते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम, आज़ादी के समय भारत की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी या क्या फीचर्स थे, क्या विशेषताएं थी। पहला है बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस देन द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड। भारत की अर्थव्यवस्था उसमें बहुत ही पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड बन चुकी थी। कैसे, देखिए, अगर 1947 की बात करें तो उस टाइम इंडिया की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम केवल 230 रुपए थी। दूसरी ओर यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या, मोर देन 50% जनसंख्या को मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ, यानी रोटी कपड़ा और मकान, हाउस शेल्टर क्लोथिंग, इसकी भी बहुत कमी थी। दूसरी ओर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा थे। यानी कुल मिला के 1947-48 में इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि एक तरफ यहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, केवल 230 रुपए थी प्रति व्यक्ति। दूसरी ओर लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिलना भी मुश्किल होता था, आधे से ज़्यादा जनसंख्या को। तीसरी ओर गरीबी और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दूसरा पॉइंट हमें करना है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, यानी कृषि का पिछड़ापन। अब उस टाइम जब आज़ादी मिली थी उस टाइम कृषि हमारी पिछड़ी हुई थी। कैसे, मोर देन 70% पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज। यानी ये बात तो सही है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 47 में तो लगभग हमारे देश की 70%, 70% जो जनसंख्या थी वो किसी न किसी रूप से कृषि से जुड़ी हुई थी, यानी कृषि क्षेत्र में काम करके पैसा कमाती थी। या तो वो लोग खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, या जो प्राइमरी सेक्टर की अलाइड एक्टिविटी होती है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, यानी जो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती है, खेती बाड़ी या जुड़ी हुई क्रिया है, वो करते थे। ठीक है, दूसरी ओर देखिए, हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ से रोजगार मिलता था, लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी कम होता था और प्रोडक्टिविटी भी कम थी। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वर वेरी लो, यानी जो खेती बाड़ी का उत्पादन था वो भी कम था और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही कम थी। आगे देखिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली इनफ टू सब्सिस्टेंस, और जो फूड ग्रेन है, जो अनाज है, गेहूं चावल जो दाल है, वो इतने कम उत्पादन होते थे, प्रोडक्शन होते थे कि केवल किसान उससे अपने और अपने परिवार का ही पोषण कर पाता था। मार्केट में बेचने लायक इसका प्रोडक्शन होता ही नहीं था। सब्सिस्टेंस यानी खाली जीविका चलाने के लिए ही जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना ही कर पा रहा था वो। देन डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, भारत की जो कृषि थी वो पूरी तरीके से रेनफॉल यानी वर्षा के ऊपर निर्भर थी। बारिश ज़्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम, बारिश कम हो गई तो भी प्रॉब्लम। तो रेनफॉल जितना कम होता था, ज़्यादा होता था, ठीक ठाक होता था, उस पर पूरी खेती बाड़ी, पूरा प्रोडक्शन डिपेंड होता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कोई मशीनी टूल्स हमारे पास, फव्वारे वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे। आगे देखिए, इन 1947-48 फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज ओनली 527 लाख टन। 1947 में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था वो 527 लाख टन हुआ था, जो बहुत ही कम था। दूसरी ओर लैक ऑफ टूल्स एंड मशीनरी, उस टाइम जो है वो कृषि जो है वो पुराने औजारों से,
जो हल वगैरह होते हैं बैल वगैरह के, या हाथ से करना पड़ता था खुदाई वगैरह जो भी है, और मशीनों की, टूल्स के, औजारों की बहुत ही कमी थी और बिल्कुल नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी औद्योगिक पिछड़ापन। देखिए, उद्योग भी हमारे बहुत ही पिछड़े हुए थे, इंडस्ट्री बहुत पिछड़ी हुई थी। क्यों? देखिए, लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज, यानी उस टाइम पे 1947 या 1950 तक तो क्या था, हमारे पास जो भारी उद्योग है या जो आधारभूत उद्योग है, यानी बेसिक इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्रीज की बहुत ही कमी थी, नहीं के बराबर थे। यानी मशीनें, टूल्स, स्टील वगैरह, सीमेंट, इनका प्रोडक्शन नहीं होता था। ये सारी चीजें हमें विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आयात करनी पड़ती थी। खास तौर से इंग्लैंड से हमें या ब्रिटेन से हमें ये जो मशीनरी टूल्स है या जो हैवी इंडस्ट्री के सामान या कैपिटल गुड्स वो मंगानी पड़ती थी। दूसरी ओर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी जो लघु उद्योग था, एंड कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योग, ये भी बहुत बुरी कंडीशन में आ गए थे, बिकॉज अंग्रेजों ने इनको बर्बाद करने के लिए इनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया था। और अ, ऐसे काम करते थे ब्रिटिश वाले, इतना टैक्स लगाते थे इनके ऊपर, या भेदभावपूर्ण लाइसेंस प्रणाली या नीति लगाते थे, पॉलिसी लगाते थे, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री भी उस टाइम इन्होंने बर्बाद कर दी थी। फिर आता है चौथा पॉइंट, स्टैगनेंट इकोनॉमी। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी जो उस टाइम हुआ करती थी उसे स्टैगनेंट इकोनॉमी कह सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टैगनेंट इकोनॉमी होती क्या है। दोस्तों देखिए, stagnant economy is the economy in which there is no growth or the rate of growth or development is very low। यानी stagnant economy वो इकोनॉमी होती है जहां या तो ग्रोथ या डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता, या डेवलपमेंट या ग्रोथ की जो गति होती, जो स्पीड होती, बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर मतलब। ठीक है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी उस टाइम स्टैग्नेंट हो गई थी। क्यों हो गई थी? देखिए, 1860 से लेकर 1925 तक देखें, 1925 तक देखें, तो इंडिया का जो ग्रोथ था पर कैपिटा इनकम का, ठीक है, या जीडीपी का, वो केवल 0.5% था पर साल, प्रति वर्ष। हर वर्ष केवल 0.5% की रेट से ग्रोथ हो रहा था, जो 1925 1947 में आके 0.1% पर एनम हो गया। यानी इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम के बढ़ने की गति थी वो 1860 से लेकर 1925 तक केवल 0.5% पर एनम था, जो 1925 से लेकर 1947 तक आके वो पर एनम 0.1% हो गया। यानी इंडिया के जो ग्रोथ करने की गति है वो बहुत ही कम थी, 0.5%, 0.1%। तो ये तो कोई डजंट नेग्लिजिबल ग्रोथ होता है। यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई थी हमारे देश की। अब आता है पांचवा पॉइंट, मैसिव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारे पांचवी विशेषता या फीचर में बता रहा हूँ आपको इंडियन इकोनॉमी की, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, या जब इंडिपेंडेंस मिला था उस टाइम पे, कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ा था बिकॉज यहाँ के रोजगार का जो साधन था, हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा उद्योग, इनको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया था, जिससे काफ़ी लोग गरीब और बेरोजगार हो गए थे। लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही कम हो गया था लोगों को। 2 जून की या 2 टाइम की खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। और बेसिक कंजप्शन नीड्स, रोटी कपड़ा मकान भी पूरा नहीं कर पाते थे। और उस टाइम अगर आकर देखा जाए, डाटा देखा जाए, तो 1947 के आसपास 70% लोग पोवर्टी लाइन के नीचे आ गए थे। 70% हो गई थी पोवर्टी रेट, जो गरीबी की दर है वो, जो एट प्रेजेंट अगर वर्तमान में देखें तो केवल 21.1% है। अभी कितनी है एट प्रेजेंट में? जो पोवर्टी रेट है वो केवल 21% है, यानी 100 में से 21 लोग ही बिलो पोवर्टी लाइन है। लेकिन उस टाइम 70%, 70% जनसंख्या जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जा चुकी थी। ठीक है, फिर आइए छठा पॉइंट देखिए, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंस से पहले 1947 तक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही गंदा था। कैसे था? पुअर कैसे था? देखिए, कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड्स, ब्रिजेज, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, बैंकिंग, ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आदि आदि आते हैं। ठीक है, ये उस टाइम बहुत ही कम, इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी। ये या तो होते ही नहीं थे या बहुत ही कम थे, नेग्लिजिबल थे इनका जो कवरेज था। और अ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अ, अंग्रेजों ने अपने टाइम में रेलवे और पोर्ट्स का विकास किया था, लेकिन रेलवे और पोर्ट्स को
अंग्रेजों ने खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के बिजनेस को फैलाने के लिए, खुद का माल जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए किया था, इंडिया वालों की भलाई के लिए नहीं किया था। तो अब कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्थिति है उस टाइम बहुत ही बेकार थी। रेलवे और पोर्ट जो डेवलप हुए थे अंग्रेजों के द्वारा, वो केवल उनके खुद के प्रॉफिट के लिए हुए थे, ना कि ये कि वो हिंदुस्तानियों के प्रॉफिट के लिए किए थे उन्होंने। ठीक है, आगे आगे देखिए। फिर है डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस से पहले या उस इंडिपेंडेंस तक इम्पोर्ट्स के ऊपर, आयात के ऊपर बहुत ही निर्भर करता था। इंडिया को जो देखिए जो मशीनरी है, जो टूल्स है, जो इक्विपमेंट है, जो कैपिटल गुड्स है, जो हैवी गुड्स है, वो सारी की सारी अब्रॉड से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, आयात करनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती थी विदेशों से। यहाँ तक कि कई बार तो उसने गेहूं चावल भी इंपोर्ट किए हैं जब यहाँ पे अकाल पड़ गया था। तो कुल मिला के उस टाइम पे हमको बहुत सारे सामान के लिए कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के लिए इंपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता था, यानी विदेशों से माल खरीदना ही पड़ता था। ठीक है, फिर आता है लैक ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का अभाव। 1947-48 में 85% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती थी। ठीक है, रूरल एरिया यानी गाँव में रहती थी, और केवल 15% लोग ही शहरों में रहते थे। ठीक है, जो ये दर्शाता है कि लोग कितना हद तक गांव में रह के कृषि से अपना रोजी रोटी कमाते थे, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटी पे डिपेंड होते थे, और शहरों में उनको जॉब ज़्यादा या काम धंधा नहीं मिल पाता था। तो जहाँ पे काम धंधा मिलता था वहीं वो रहते थे, यानी पॉपुलेशन जो है ज़्यादातर 85% जनसंख्या गाँव में रहती थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होने के कारण। ठीक है, देन आइए, नाइन्थ पॉइंट फीचर है हमारा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसमें आपको ये बताना है कि जो उस टाइम की इकोनॉमी थी वो सेमी फ्यूडल थी, यानी जमींदारी सिस्टम लागू होता था हमारे ऊपर, और जमींदारों को मालिक बनाया गया था, और जो पीसेंट या किसान थे उनसे जमींदार लोग जो है वो टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को जमा कराते थे, बहुत सारे ऐसा खुद रखते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट फीचर है वो ये है कॉलोनियल इकोनॉमी। यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर इंडियन इकोनॉमी वाज कॉलोनियल इकोनॉमी, बिकॉज हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे, यानी हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटेन के गुलाम थे। और ब्रिटिशर्स ने हमारा बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया, हमारी एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉइटेशन किया, हमारी इंडस्ट्री का, हमारे ट्रेड का एक्सप्लॉइटेशन किया, और सारा का सारा बेनिफिट जो है वो ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रीज को या ब्रिटिशर्स को देने के लिए उन्होंने इंडिया का जो है वो ब्रेन जो है वो इकोनॉमिक ड्रेन किया था। तो दोस्तों इस लेसन में मैंने आपको ये बताया इस पार्ट में कि ब्रिटिशर्स ने अपने ब्रिटिश रूल के टाइम पे किस प्रकार से इंडिया की इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन किया, और उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी की फीचर्स की विशेषता क्या थी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में मैं इस चैप्टर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। एंड थैंक यू सो मच, ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो।